टॉप 5 लेसन 3 पॉलिसीज ऑफ अकबर एंड औरंगजेब। औरंगजेब और अकबर की उनको यहाँ पर कंपेयर किया गया है। सबको पता है अकबर ने कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो की और कौन कौन सी पॉलिसी थी, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो इन्हीं में से कुछ पॉलिसीज को हाईलाइट करके आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। जैसा है पॉलिसीज ऑफ अकबर, अकबर की नीतियाँ, जिसमें पहला था राजपूत पॉलिसी। अकबर ऑफर्ड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू द राजपूत एंड प्रॉमिस्ड देम सोवरेनिटी if they accepted him as an emperor। अकबर जो राजपूत थे उनके साथ मित्रवत था और उसने उनको प्रॉमिस किया था वो उनकी प्रभुत्ता को बनाए रखेगा। यानी कि हाँ, ये मुगल थे, यानी कि फॉरेन रूलर थे ये। तो जब अगर ये राजपूतों का राज्य अकबर को एम्परर स्वीकार करता है तो वो उसकी जो प्रभुता है, यानी उसकी जो उस राज्य की जो भी राजपूत राजा होंगे उनका जो सम्मान है, उनके इंटरनल मैटर्स होंगे, उनमें एकदम भी अकबर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। मुगल कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिससे उसकी प्रजा जो है वो अपने राजा को वैसे ही मानेगी। He further won their support by marrying Rajput princess। और इसके बाद उसको उनका सपोर्ट मिला, राजपूत प्रिंसेस से उसकी शादी हुई। These princes were allowed, और उन प्रिंसेस को अलाउ किया कि वो अपना ही धर्म माने। इवन आफ्टर देयर मैरिज, और शादी के बाद भी अपने धर्म को ही मानती रहे। अकबर was a मुस्लिम, जबकि अकबर एक मुस्लिम था तब, क्योंकि उन लोगों ने अकबर से शादी की थी और वो मुस्लिम था। उसके बाद उन्होंने परमिशन दे रखी थी कि आप अपने धर्म का पालन करती रहे। आफ्टर द राजपूत वर गिवन रिस्पेक्ट, वो राजपूत को रिस्पेक्ट देता था। वो अलाउड टू रूल देयर रिलीजन विदाउट अकबर इंटरफेयरिंग इन अफेयर। मैंने पहले बताया कि वो उनको उनके इंटरनल जो मैटर्स होते थे, उनके छोटे छोटे झगड़ों में कोई इंटरफेयर नहीं करता था। देवर अपॉइंटेड एज सूबेदार एंड मनसबदार इन दिस कोर्ट, और वो उसके दरबार में जो राजपूत थे वो मनसबदार और सूबेदार की पोस्ट पर अपॉइंट थे। क्लास सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक है कि आपको राजपूत पॉलिसी में अकबर और औरंगजेब जब दोनों पढ़ेंगे तो उनमें से एक सिमिलरिटी है जो आपको ध्यान रखनी है। मैं अभी आपको आफ्टर दैट पूछूंगी आपसे, ओके। फिर आता है आपका रिलीजियस पॉलिसी। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, लोगों का विश्वास जीतने के लिए अकबर ने सहनशीलता की जो नीति थी उसको फॉलो किया, शांति को फॉलो किया टुवर्ड्स अदर रिलीजन, अन्य धर्मों के प्रति सहनशील, और उसने शांति के मार्ग को अपनाया। ही अबॉलिश द जजिया टैक्स, उसने जजिया टैक्स को हटा दिया, टू बी पेड बाय नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं के ऊपर लगाया गया था। एंड द पिलग्रिम टैक्स, तीर्थ यात्री कर भी हटा दिया गया, दैट द हिंदू पॉपुलेशन हैड टू पे फॉर 10 days विजिटेड देयर हॉलीडेज। हमने पढ़ा था कि वो टैक्स क्यों हटाया गया, जो नॉन मुस्लिम थे उन पर जजिया लगा हुआ था और पिलग्रिम टैक्स भी लगा हुआ था कि जब वो किसी और अपने जब हिंदू किसी अपने तीर्थ को दर्शन के लिए जाता था तो उसे पे करना होता था, उसने उनको अबॉलिश कर दिया। He generously granted land for temple and गुरुद्वारा, उसने बहुत ही दया के भाव से, बहुत ही एक नॉर्मल नेचर के अकॉर्डिंग उसने मंदिर और गुरुद्वारों के लिए भी जमीन को डोनेट किया था। वो भक्ति संत जो थे उस समय के, जैसे गुरु नानक और मीराबाई का रिस्पेक्ट करता था। ड्यूरिंग द डिस्कशन इन इबादत खाना, जब वो इबादत खाने में डिस्कशन करता था इन धार्मिक बातों को लेकर, he realized that all religions preach the same values of the love, compassion and peace। उसने ये महसूस किया कि सभी धर्म, आप भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि सभी धर्मों में इन्हीं बातों को, प्रेम, दया और शांति, इन्हीं बातों को कहा गया है। वो चीज वो फील करता था। अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट किया था जिसको दीन इलाही कहा गया था, जिसका मतलब होता था रिलीजन ऑफ गॉड, यानी भगवान का धर्म। इंक्लूडेड फीचर्स ऑफ ऑल रिलीजन, उसने सभी धर्मों का उसमें इन्वॉल्वेशन किया था। उसने सभी धर्मों से कुछ कुछ लेकर उसको इन्वॉल्व किया और उसका नाम दिया दीन इलाही। अंडर अकबर द जमींदार
the officers were instructed to not trouble farmers. उसके राशन काल में जमींदारों को और ऑफिसर्स को ये स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो जो किसान है उन्हें परेशान ना करेगी और को प्रोवाइड लोन्स। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, ओके। और एक टैक्स वाली जो लाइन मैंने पढ़ी थी वो अभी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगी और आपको आंसर दे दूंगी। उसने अलाउ किया कि उन्हें लोन दिया जाता था, फार्मर्स को रिलीफ मनी दिया जाती थी, यानी कि जो आज ये मुआवजा देते हैं, जैसे बाढ़ आ गई तो सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है, वैसे वो उन्हें उस वक्त भी दिया जाता था। सूखा पड़ता है या फिर नुकसान होता है किसानों का तो किसानों को रिलीफ मनी दी जाती थी। उसके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य जो था यानी कि बिजनेस था वो इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था। एंड द न्यू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर सेट अप और नए कपड़े की मिलों की स्थापना हुई थी। अकबर बैंड द हिंदू प्रैक्टिसेस ऑफ सती, अलाउड विडो रिमैरिज। अकबर ने हिंदू प्रैक्टिस जो थी उसको सती प्रथा जो थी जो ब्रिटिश के द्वारा एक कानून बनाकर बंद करवाई गई, वही प्रथा अकबर ने अपने शासनकाल में बंद करवाई थी। और विडो रिमैरिज भी ब्रिटिशर्स ने रूल बना के बंद करवाई और अकबर ने भी अपने यहाँ विडो रिमैरिज मतलब विडो की शादी को ब्रिटिश ने रूल बनाया कि होनी चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, वही चीज अकबर ने भी की कि विडो को भी जीवन जीने का अधिकार है और उनकी रिमैरिज होनी चाहिए। रेंज द मैरिज एज, जो विवाह की उम्र थी लड़के और लड़कियों दोनों की पढ़ाई, एंड इनकरेज एजुकेशन अलॉन्ग विद आर्ट एंड म्यूजिक, और उसने कला और संगीत के साथ शिक्षा को बढ़ावा दिया कि इन विषयों पर भी शिक्षा दी जानी चाहिए। He looked after the needs of common people, वो सामान्य लोगों की जरूरतों का ध्यान रखता था और इंश्योर उन्हें सुनिश्चित करता था that were able to that the farmers were able to pay taxes, और उनको इंश्योर करता था कि जो किसान है वो टैक्स पे करने में समर्थ रहे। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। राजपूत पॉलिसी अकबर की हमने अभी पढ़ी, अब हम औरंगजेब की पढ़ रहे हैं। औरंगजेब ने भी अकबर की तरह राजपूत को मनसबदार के लिए अपॉइंट किया था। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अकबर की तरह औरंगजेब ने भी राजपूत को मनसबदार के लिए अपॉइंट किया था, बट वो उनके इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता था, उनके प्रादेशिक मामलों में इंटरफेयर करता था। वेयर एज प्रीवियस मुगल एम्परर हैड नॉट, जैसा कि पहले मुगल यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां नहीं करते थे, अब औरंगजेब करता था। This made the राजपूत अनहैप्पी, और इससे राजपूत जो थे वो दुखी थे, एंड दे रेबल्ड अगेंस्ट हिम, और वो उसके प्रति विद्रोही हो गए। रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति, व्हेन औरंगजेब बिकम अ एम्परर 1658 he started following Islamic law। जब 1658 में औरंगजेब ने एक सम्राट बना तब वो उसने इस्लामिक लॉ जो मुस्लिम कानून था उसको फॉलो करना शुरू करवाया। उसका मानना था कि that he had inherited almost an empty treasury, उसका मानना था, उसको विश्वास था कि he had inherited almost an empty treasury, उसको जो खजाना मिला है वो पूरी तरह से खाली मिला है। विरासत में जो उसको खजाना मिला है, जो साम्राज्य में दौलत मिली है, वो पूरी तरह से खाली है। टू जनरेट मोर इनकम, और ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए ही पुट द जजिया, उसने जजिया लगा दिया, एंड पिलग्रिम टैक्स बैक, और पिलग्रिम टैक्स तीर्थ यात्री कर को दोबारा लगा दिया, बैक इन इफेक्ट, यदि दोबारा से उसे प्रभावपूर्ण कर दिया, जैसे अकबर ने उसे अप्रभावी कर दिया था, उसे हटा दिया था, वैसे इसने उसे प्रभाव में ला दिया, वो फिर से रूल बन गया कि आपको पे करना होगा। तो उसके जो नॉन मुस्लिम ऑफिसर्स थे वर exempted फ्रॉम पेइंग दीज टैक्सेस, वो इन टैक्सेस को पे करने के लिए बहाने बनाते थे जो उसके नॉन मुस्लिम ऑफिसर्स थे। His policies were often confusing, उसकी जो पॉलिसी थी वो कंफ्यूजिंग थी, वो मतलब कहीं पर कुछ और कहीं
कहीं पर कुछ का रूल होता था, तो इससे वो कंफ्यूजिंग थी उसकी जो नीतियां थी। He did not allow the construction, उसने मंदिर और गुरुद्वारों का किसी भी प्रतिकूल निश्चित प्रदेशों में कंस्ट्रक्शन बैन किया हुआ था कि वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। Yet granted lands in the some regions, जबकि कुछ जगहों पर जो जमीन दान में दी गई थी for building temple and गुरुद्वारा, जबकि कुछ प्रदेशों में उसने ही गुरुद्वारा और मंदिरों के लिए जमीन दान में दी थी और कुछ प्रदेशों में उसने कंस्ट्रक्शन मना किया हुआ था मंदिरों और गुरुद्वारों का। तो ये उसकी कंफ्यूजिंग पॉलिटिक्स थी। इन सम रीजन्स वेयर रिबेलियन वर कॉमन, हर कुछ प्रदेशों में ऑब्वियसली बात है विद्रोही भी होते थे। ही डैमेज मेनली रिलीजियस प्लेस, और उसने बहुत से रिलीजियस प्लेसेस जो थे, धार्मिक क्षेत्र थे हमारे, उनको नुकसान पहुंचाया, उनको डैमेज कर दिया था। आफ्टर पॉलिसी अभी हमने अकबर की पढ़ी, अब हमारी है ड्यू टू कंटिन्यूअस वॉर, लगातार युद्ध के कारण पीपुल वेलफेयर वाज नेग्लेक्टेड, जनता की जो जनता का कह सकते हैं वेलफेयर, यानी कि जो जनता के लिए उसको करना चाहिए था, उसके रख रखाव के लिए उसको करना चाहिए था, उसने उसको निग्लेक्ट कर दिया, वो इग्नोर हो गया। ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो डिक्लाइन, ट्रेड और कॉमर्स जो था वो भी डिक्लाइन हो गया। ये जो लगातार युद्ध होते रहते थे उसकी वजह से व्यापार और वाणिज्य बिजनेस था वहाँ के लोगों का वो ठप हुआ, which further weakened the economy, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो गई। अंडर औरंगजेब रूल, औरंगजेब के शासनकाल में there was sharp rise in the number of मनसबदार, there was sharp rise in the number, कुछ ही लोगों की संख्या मनसबदारों में बची थी, जो there was a sharp rise in the number of मनसबदार and they were assigned जागीर as a salary, कुछ ही लोग मनसबदार में थे जिनको सैलरी के रूप में जागीर दिया जाता था। As a result, there was less and available for the इसका परिणाम यह हुआ देयर वाज लेस लैंड, इसलिए जागीर भी सैलरी के रूप में दी जाती है, इसलिए किसानों के लिए वहां पर बहुत कम जमीन बची थी। टैक्सेस वर इंक्रीज टू 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, और जो टैक्स था वो बढ़ा दिया, टैक्सेस वर इंक्रीज्ड, बढ़ाया गया 50% तक टोटल प्रोड्यूस पर, यानी कि अगर आपके पास 1 किलो अनाज का उत्पादन होता है तो उसमें आपको 50% आधा किलो अनाज आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा, विच इंक्रीज द बर्डन ऑन द फार्मर, और जिससे किसानों के ऊपर बोझ बढ़ गया। इट इज बिलीव्ड, और ऐसा भी माना जाता था दैट द प्रिंटिंग म्यूजिक एंड द अदर आर्ट डिक्लाइंड, प्रिंटिंग म्यूजिक और जो कला थी वो भी औरंगजेब के शासनकाल में डिक्लाइन हो गए, उनका भी अंत हुआ। औरंगजेब फोकस मोर ऑन द रिलीजन एंड द रूल ऑफ द इस्लामिक लॉ, क्योंकि औरंगजेब का मुख्य फोकस धर्म के ऊपर और अपने मुस्लिम कानून के ऊपर रहता था, रादर देन ऑन आर्ट, कला के ऊपर होकर उसका जो ध्यान था वो अपने धर्म और इस्लामिक लॉ पर रहता था। द पैट्रोनेज ऑफ द म्यूजिशियन एंड आर्टिशियन स्टॉप, जो कला प्रेमी थे, जो संगीत प्रेमी थे, उन्हें मना कर दिया गया, लिविंग मेनी आर्टिशियंस आर अनएम्प्लॉयड, और बहुत से जो आर्टिशियंस थे, बहुत जो कलाकार थे वो बेरोजगार हो गए, यानी में भी उन्हें काम करने से मना कर दिया गया। लोन मनी वॉज स्टॉप्ड, जैसा कि एक बार देखा था यहाँ पर मना कर दिया, विच लेड टू अनहैप्पीनेस अमंग पीपल, जिससे लोगों में दुख हो गया, लोग दुखी हुए, अप्रसन्न हो गए, एंड दे ओपनली रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब इन सर्टेन रीजन, और कुछ प्रदेशों में उन्होंने औरंगजेब के